नमस्कार दोस्तों, पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सर प्रवीण सिंह सिसोदिया और आज हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के हमने लास्ट वीडियो के अंदर जनसंख्या मापन उसका माप कैसे होता है इसको पढ़ा था। यहाँ तक हमने कर दिया था। तो अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जनसंख्या का मापन तीन आधारों पे होता है। या मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से तीन आधार है। तो जनसंख्या क्रूड जन्म दर के आधार पर, क्रूड मृत्यु दर के आधार पर और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर जनसंख्या का मापन होता है। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम कि भाई जनसंख्या में भारत के अंदर जो जनसंख्या है 110 सालों के अंदर कौन से चरण है, वो उन 5 चरणों में बांटा गया है कि भाई किस आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है, कि तेज गति से बढ़ रही है या फिर इस 110 सालों के अंतराल के अंदर जनसंख्या किन किन सत्र के अंदर विस्तार हुआ है। भाई कौन से राज्य के अंदर ज़्यादा विस्तार हुआ है, कौन से राज्यों में कम हुआ है, कौन से राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया है। तो ऐसे में ही भारत के इस 110 सालों के अंदर भारत की जनसंख्या किस गति से बढ़ी है, तो इसका 5 चरणों में बांटा गया है। तो भाई कौन से 5 चरण हैं, तो भाई 1901 से लेकर 1921 तक तो रुकी हुई जनसंख्या बोलते हैं कि भाई जो इन 20 सालों के अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो रुकी हुई जनसंख्या के आधार पर हुई थी। फिर 1921 से लेकर 1951 तक स्थिर जनसंख्या वृद्धि हुई थी। फिर 1951 से लेकर 81 तक तीव्र उच्च वृद्धि हुई थी। यानी कि ये आज़ादी के बाद से लेकर ये 40 सालों के अंदर जनसंख्या जो तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। फिर 1981 से लेकर 2001 तक उच्च वृद्धि हुई थी, यानी कम होने के कुछ संकेत के साथ। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और फिर 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि में कमी आई। तो ये 110 सालों के डाटा हैं। तो इसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भाई जनसंख्या वृद्धि यानी 1951 से लेकर 81 तक की जो वृद्धि दर है वो किस चरण में हुई थी। तो हमें याद रखना है कि भाई तीव्र वृद्धि या फिर उच्च वृद्धि हुई थी या फिर रुकी हुई जनसंख्या। तो ये कौन से ईयर है, आपको ईयर वाइज याद करके रखना है। तो ये 5 जनसंख्या को चरणों में बांटा गया कि भाई भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इनको 5 चरणों में बांट दिया ताकि क्या समझने में आसान हो, सरकार को आंकड़े इकट्ठे करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ करने के लिए आप भी अपने नोट डाउन करके रखना है कि भाई जनसंख्या वृद्धि जो 5 चरणों में हुई है वो किन किन सेगमेंट में हुई। तो आपको ये लिख के रखना है और याद करके रखना है। आपको ज़्यादा इस पर वो जोर रखना नहीं है। ये सीधी मैंने शॉर्ट नोट बना कर बता दिया है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी पूछे, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में 2-3 बार ऐसा पूछ चुका है। तो आपको याद रखना अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई जनसंख्या की विशेषता क्या क्या है। तो जनसंख्या की विशेषता के अंदर साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 73% है, यानी 73% साक्षरता दर है। विश्व भूतल का मात्र 2.5%, यानी पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्र में भारत का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये 2.5%, यानी 2.5% विश्व भौगोलिक क्षेत्र के अंदर भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत में बात करें तो भारत में लगभग विश्व की जनसंख्या का 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी ओवरऑल जो विश्व की जनसंख्या है उसका 18% भारत के अंदर ही निवास करता है। भारत की बात करें और कुछ अच्छी विशेषताओं के बारे में बात करें तो 2800 धर्म है भारत के अंदर और 6600 भाषाएं बोली जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी में कहीं भी पूछ सकता है। एमपीपीएससीएस हो, यूपीपीसीएस हो या फिर आरपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन जैसे एग्जाम में कहीं पे भी पूछने की संभावना रहती है कि भारत के अंदर कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं, भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, भारत विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश का तात्पर्य होता है कि कोई भी देश के अंदर जनसंख्या होती है जो युवा जनसंख्या या फिर जो काम करने योग्य, जो काम करने वाली जनसंख्या होती है उसके बारे में, यानी उसका लाभ सरकार कैसे उठा सकती है उसके बारे में जनसांख्यिकी लाभांश ज्ञात करते हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं कि भाई देश के आर्थिक विकास में युवा जनसंख्या यानी युवा पीढ़ी का लाभ उठाना, यानी कि भाई काम करने वाली आयु की जनसंख्या वृद्धि होना। जनसांख्यिकी लाभांश भारत के अंदर कमी नहीं है क्योंकि भारत एक युवाओं का देश कहलाता है और भारत के अंदर युवाओं की कमी नहीं है। यहाँ पे यानी आश्रित जनसंख्या बहुत कम है और जो युवा जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से किया जा सकता है, लेकिन बस शर्त है कि भाई सरकार इसका किस प्रकार से उपयोग में लेती है। यानी कि भाई मानव श्रम, यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए मानव श्रम बहुत ही महत्वपूर्ण
भागीदारी अदा करता है। अगर सरकार इसका सही से उपयोग करती है तो मानव पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है भारत के अंदर वो बहुत ही अच्छे से आर्थिक विकास में यानी जीडीपी को ग्रोथ करने के अंदर देश को डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है भारत के अंदर यानी कि नई नई क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उन डेवलपमेंट में बहुत ही भागीदारी अदा कर सकती है, बहुत तेज़ से आर्थिक विकास किया जा सकता है इन युवा पीढ़ी का लाभ उठाकर। तो अभी देखते हैं कि भाई चाइना इसीलिए भाई आगे बढ़ रहा बहुत ही तेज़ गति से, क्योंकि वहाँ पे विनिर्माणकारी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत कर रखा है चाइना ने। वहाँ पे जनसंख्या यानी लेबर कॉस्ट बहुत ही सस्ती है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है। उसके बाद भारत के अंदर भी बहुत युवाओं की कमी नहीं है, तो भारत भी उसका लाभ उठा सकता है और आर्थिक विकास में यानी देश के विकास में इन युवाओं को अच्छे से उपयोग ले सकता है। तो जनसंख्या के लाभांश में यही होता है कि विदेश के युवा पीढ़ी होती है, जो काम करने वाली पीढ़ी होती है, उनका सही से उपयोग करना है, सही से लाभ उठाना, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। तो इस जनसंख्या की लाभांश इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई जनसंख्या की लाभांश क्या है और इसका महत्व क्या है और भारत के अंदर इसकी जनसंख्या कितनी है, ये ओवरऑल आपको इसमें समझ में आ जाए। इसलिए मैंने ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की। तो आप और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा। भाई भारत के अंदर देखते हैं कि भाई युवाओं की जनसंख्या कितनी, यानी कि भाई 50% से भी अधिक जनसंख्या जो 25 वर्ष से ले कम आयु की है, यानी कि भारत के अंदर 50% से भी अधिक जनसंख्या जो है 25 वर्ष से भी यानी 25 साल की उम्र से भी कम आयु के हैं। फिर 65% जनसंख्या जो 35 वर्ष से भी कम है, यानी कि हमारे अंदर युवाओं की युवा वर्ग की वो है वो 65 यानी 65% भारत के अंदर निवास करती हैं। तो आप ये पूरी याद करना, डाटा याद कर रखना। अब नोट करने वाली बात कौन सी है, कौन सी बात याद रखनी है, जनसंख्या की लाभांश तभी आर्थिक विकास करेगा। दोस्तों ये बात रखना, क्योंकि कोई भी देश का आर्थिक विकास करने के लिए वहाँ के लोगों को हमें बेसिक यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मजबूत करना जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तभी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। तो अब कौन से हो सकता है भाई, जनसंख्या के लाभांश तभी आर्थिक विकास करेगा यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन, अर्थशास्त्र में सही सामाजिक व आर्थिक निवेश किया जाएगा। अगर सरकार इन क्षेत्रों के अंदर अच्छे से निवेश करेगी सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, तो ही इसमें विकास संभव है, आर्थिक विकास, और इन जनसंख्या के लाभांश का लाभ उठा सकती है, किया जा सकता है और नीतियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि सामाजिक और आर्थिक निवेश करना और साथ ही साथ ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन, अर्थशास्त्र में अच्छे से मार्गदर्शन यानी अच्छे से प्लेटफॉर्म पर यानी ग्राउंड लेवल पर भी इस नीतियों का क्रियान्वयन किया जा सके। तो अब साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। भाई जनसंख्या की लाभांश आप अच्छे से समझ लेना, मैं इसको और भी अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है, उनके अंदर उत्पादन के साधन कौन से हैं, उन सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज जनसंख्या के लाभांश के ऊपर मैं अच्छे से एक पूरा का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मैंने फिलहाल ये पीटी के लिए बनाया है कि भाई पीटी के अंदर आपको अगर जनसंख्या की लाभांश के से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको मिस न कर पाए, यानी आपको आए वो, और मिस नहीं करो उसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या पढ़ेंगे। जनसंख्या के लाभांश का लाभ प्राप्त करने में भारत का दो मुख्य चुनौतियां सामने आती है। जनसंख्या की लाभांश यानी भारत के अंदर जनसंख्या की युवा पीढ़ी का लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, तो मुख्य दो चुनौतियां हैं। वो कौन सी हैं? सभी युवाओं, जो युवा वर्ग के हैं, उनके लिए रोजगार सर्जन न कर पाना, यानी सरकार जो है युवा पीढ़ी के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण भी युवा पीढ़ी का हम लाभ नहीं उठा पा रही है सरकार। फिर उस उचित कौशल विकसित करने में, युवाओं को सक्षम बनाने में या फिर न बना पाना, सक्षम नहीं बना पा रही है। जो हमारे पास युवा पीढ़ी तो बहुत सारी है, यानी 65% से भी अधिक जनसंख्या हमारी जो युवा पीढ़ी कहलाती है, युवा है, लेकिन हम उसका उचित कौशल नहीं कर पा रहे। उचित कौशल विकसित नहीं कर पाने के कारण युवा पीढ़ी का हम अच्छे से उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सरकार के सामने मोटा मोटी समस्या है, बहुत बड़ी दो चुनौतियां हैं, मुख्य बहुत सी चुनौतियां, उसमें से दो मुख्य चुनौतियां ये हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम भाई जनसंख्या वृद्धि होती है, अगर किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि होती है तो वो कहीं सारी जो प्राकृतिक संसाधनों का उनका दोहन बहुत ही तेज़ गति से होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो कि तेज़ गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो पर्यावरण के ऊपर भी कई प्रभाव पड़ते हैं। तो देखते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ेगा।
तो वो देखिए भाई, जनसंख्या वृद्धि होगी तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि की आवश्यकता किस प्रकार होगी भाई? भूमि भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण के अंदर भाई जनसंख्या वृद्धि होने पर उनकी बस्तियों का बसावट के लिए, फिर औद्योगिक विकसित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए भूमि के ऊपर अतिक्रमण चालू हो जाएगा। तो ये भूमि भी एक भूमि का अतिदोहन हो जाएगा। तो भूमि अतिदोहन होने के कारण वहाँ की जो वन हो गए या फिर वहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड होगी, उनका क्या है, वहाँ से पूरा का पूरा विस्थापित हो जाए। यानी वहाँ से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड हो गया, वन हो गया, उसको काट देंगे, दोहन करके वहाँ पे मानव बस्तियाँ या फिर औद्योगिक क्षेत्र को बसाकर वहाँ पे मानव बस्तियाँ विकसित करते हैं। तो ये भूमि का भी दोहन होना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर दूसरा कि भाई अगर मान लो कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो सबसे पहले कि भाई उनको भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन भी चाहिए। तो भोजन चाहिए तो भाई भोजन के लिए भी जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है और भोजन की डिमांड जो है, खाद्यान्न सामग्री की डिमांड बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि होने पर उनकी आपूर्ति कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। सीधी सी बात है कि भाई जनसंख्या वृद्धि होगी तो रोजगार की कमी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उनकी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सरकार अवेलेबल नहीं करवा पाती और एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये समस्या है। तो भोजन आदि की समस्या बनी रहेगी क्योंकि किसान लोग उत्पादन कम कर पाते हैं, सरकार भी इसके ऊपर ध्यान कम दे पाती है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण उनकी आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। ये भी उसके कारण क्या होता है, फिर बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी समस्या बनती रहती है। तो ये कारण है। फिर फिर भोजन की तलाश में लोग क्या करते हैं भाई, रोजगार की तलाश में, भोजन की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर प्लान करते हैं, यानी शहरों में प्लान करते हैं। तो वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि होती है, शहरीकरण की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर कि भाई वनों का दोहन, वन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा कि भाई वनों, मान लो कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो वनों का जो शहरी क्षेत्र के आसपास जो वन्य क्षेत्र हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जो वन्य क्षेत्र है, उन वन्य क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि भाई वहाँ पर जो आसपास जनसंख्या वृद्धि होगी तो गाँव, शहरों का विस्तार होगा, गाँवों का विस्तार होगा। गाँवों के विस्तार होने से जो आसपास का वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र को काटना शुरू कर देंगे, वहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाएंगे, वहाँ पे नगरों का निर्माण होगा और आधुनिक तकनीक के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे रोजगार देना पड़ेगा वहाँ पे। फिर तो वहाँ पे वनों का दोहन भी चालू हो जाता है। फिर इन सब के लिए फिर क्या चाहिए कि भी ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि और ऊर्जा की मांग के कारण जनसंख्या की ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि भाई शहरीकरण बढ़ेगा, मानव यानी उद्योग यानी घर, आवास, बिल्डिंग, उद्योग, वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा संसाधनों के ऊपर अतिदोहन होगा। प्राकृतिक संसाधन हो गया, कोयला हो गया, इनके कारण भी सॉरी अतिदोहन हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर भी सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा रोजगार देने के लिए। तो पर्यावरण के ऊपर ये भी नेगेटिव प्रभाव है। फिर जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनको आवास व भवन क्या होगा कि भाई जनसंख्या वृद्धि होती है, शहरीकरण में अगर बढ़ावा होती है, रोजगार की तलाश में अगर कोई भी शहरों में जाता है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको आवास और भवन की आवश्यकता होती है। आवास और भवन के फिर क्या होगा कि भाई एक ही बिल्डिंग, फिर एक घर के ऊपर ही बहुत सी बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कॉम्प्लेक्स बनाकर उनको मानव बस्ती स्थापित करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कई समस्या, ऊर्जा की समस्या होगी, फिर वहाँ पे भोजन आदि की समस्या होगी, जल आपूर्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जल की डिमांड बहुत होगी, या फिर जल आपूर्ति होगी वो स्वच्छ जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक समस्या है। फिर जनसंख्या को आवास में अच्छे से नहीं दे पाना, सारी जनसंख्या को आवास अवेलेबल नहीं करवा पाना, तो फिर ये भी शहरीकरण विस्तार का मुख्य कारण है। पर्यावरण पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो फिर बाद में आता है कि भाई जल आपूर्ति और स्वच्छता भाई ये कैसे होगा कि भाई जल की आपूर्ति, जनसंख्या वृद्धि होगी तो भोजन, आवास आदि इनकी जरूरतें महसूस होगी। इन साथ ही साथ भाई स्वच्छ जल यानी मीठे पानी की, प्योर जल की भी आवश्यकता बढ़ेगी। आवश्यकता बढ़ने पर क्योंकि खारा पानी बहुत अधिक मिलेगा तो उनको स्वच्छ जल की आवश्यकता बढ़ेगी, तो उनकी आपूर्ति करवाना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि डिमांड जिस प्रकार से बढ़ेगी उस प्रकार से आपूर्ति कर पाना मुश्किल होता है। तो ये पर्यावरण पर, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि होती है तो ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये भारत और विश्व के स्तर पर ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर पर्यावरण प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है जनसंख्या का। तो इससे आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे कि भाई यूनाइटेड नेशन का आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग का जनसंख्या विभाग यानी कि विश्व शहरीकरण संभावना संबंधी यूएन रिपोर्ट। अगर मान लो जनसंख्या वृद्धि होती है तो शहरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे।
शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगी, शहरी चुनौतियाँ बढ़ेगी, गरीबी, शहरों के अंदर सारी गरीबी बढ़ेगी, फिर मलिन बस्तियों का विकास होगा, रोजगार में कमी आएगी, फिर लोग मजबूर हो जाएंगे भाई कच्ची बस्तियों में रहने के लिए। तो विश्व सॉरी दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास कर रहा है? तो आर्थिक व सामाजिक मामलों के विकास जो विभाग है, वो जनसंख्या विभाग, वो जारी करता है रिपोर्ट। विश्व शहरीकरण संभावना संबंधी यूएनओ की रिपोर्ट आई है 2014 में। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भाई शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रत्येक 2 वर्ष में संशोधित आकलन और अनुमान लगाता है। ये रिपोर्ट क्या करती है? यूएन की रिपोर्ट है। तो भी ये रिपोर्ट क्या करती है कि भाई शहरीकरण बढ़ता है तो उसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन होने वाली जनसंख्या का प्रत्येक 2 साल के अंदर, या फिर शहरीकरण बढ़ रहा है उसका प्रत्येक 2 साल के अंदर आकलन अनुमान लगाता है कि भाई ये अगले वर्ष कितना, 2 सालों में कितना और बढ़ सकती है जनसंख्या शहर के अंदर। तो ये हो गया। 2014 के अंदर विश्व की यानी 54% जनसंख्या शहरों में रहती थी। 2050 तक 64% जनसंख्या होने की संभावना है शहरों के अंदर, यानी शहर जनसंख्या जो शहरों में रहने लगेगी। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एशिया व अफ्रीका में निवास करती है। यानी कि जो विश्व की जनसंख्या है उसमें से 90 यानी 90% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और वो भी कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया एंड अफ्रीका में निवास करती है। यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ये विकसित कंट्री है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। तो फिर बचा कौन? एशिया एंड अफ्रीका। तो एशिया एंड अफ्रीका गरीब देशों में आते हैं, तो विकसित एंड विकासशील एंड गरीब देश आते हैं। तो इनमें यहाँ पे बहुत सी जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी निवास कर रही हैं। बाकी के देश कॉन्टिनेंट की बात करें, वहाँ के शहरों की बात करें तो ज़्यादा से जनसंख्या शहरों में आके निवास करने लग गई। वहाँ पर रोज़गार बढ़ गया, रोज़गार की तलाश में, और शहरों की संख्या बढ़ गई। तो इसी कारण वहाँ पर बेहतर स्थिति हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हैं, लोगों की आवश्यकता की ज़रूरतों के हिसाब से पूर्ति संभव हो चुकी है। लेकिन भारत और एशिया यानी एशिया एंड अफ्रीका जैसे देशों के अंदर आज भी चुनौतियां बनी हुई है, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, यहाँ की पॉलिसी इतनी मजबूत नहीं है, और यहाँ पे गरीबी ज़्यादा होने के कारण और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये भी रोज़गार की कमी बहुत सी होती है। तो इसके कारण यहाँ की जनसंख्या अभी भी विकसित नहीं कर पाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के बाद चीन में है, यानी कि जो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या है वो भारत के अंदर है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में भारत की आज भी 60 से 70%, 65% बोलते हैं, लेकिन 70 मान के चलो कि भाई 65% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। उसके बाद चीन की जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली सेकंड जनसंख्या में आती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अच्छे लगे होंगे। भाई मैंने ये सारी की सारी बताने की कोशिश की कि भाई शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का इफेक्ट क्या पड़ेगा पर्यावरण पर। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका देश की आर्थिक विकास के अंदर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के अंदर, देश का आर्थिक विकास में वृद्धि को रोकने में, जीडीपी ग्रोथ करने में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है जनसंख्या। और शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरी में कैसे समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, और उसकी यानी कि विश्व शहरी संभावना संबंधी रिपोर्ट यूएनओ की जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी पेटी के लिए मैंने वो बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को पर पहली बार देख रहे हो तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।